हेलो एवरीवन। तोमर क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज जैसे कि हमारी जो कल परसों हमारी क्लास नहीं हो पाई थी किसी कारणवश, और आज की क्लास में या आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है हमारा न्यायपालिका यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और इससे पहले हम टॉपिक को स्टार्ट करें, इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारी जो बैच है, नया बैच जो है, जितने भी हमारे उत्तराखंड में आगामी एग्ज़ाम है उनके लिए, जैसे कि पुलिस कांस्टेबल हो गया, तो हमारे यहाँ ऑफलाइन और ऑनलाइन जो बैच है वो स्टार्ट हो चुके हैं। और जो ऑफलाइन जो बैच की जो टाइमिंग है सुबह 8 बजे से है। और अगर आप इच्छुक हो तो आप हमारे जो सुबह वाला जो बैच है उसे ज्वाइन कर सकते हो, और आप हमसे जुड़ सकते हो, ऑनलाइन भी हमसे जुड़ सकते हो। और आपके जो भी डाउट्स रहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो। और आज की जो क्लास है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो है हमारी न्यायपालिका। कौन सा टॉपिक है? तो आज हमारा टॉपिक रहेगा न्यायपालिका। और पहला जो क्वेश्चन रहेगा हमारा वो है, सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान संविधान में है। तो सर्वोच्च न्यायपालिका जो है यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में हमारे संविधान में क्या स्थिति हमें देखने को मिलती है, या किस प्रावधान या कौन सा प्रावधान हमें देखने को मिलता है। और सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो प्रावधान है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम ये जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की हमें जो व्यवस्था की गई है संविधान में कहाँ देखने को मिलती है। तो भाग 5 और आर्टिकल 124 से लेकर 147 में सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में प्रावधान हमें देखने को मिलता है। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका सही आंसर रहेगा वो है हमारा भाग 5 और आर्टिकल है 124 से लेकर 147 में हमें सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में प्रावधान देखने को मिलता है। और जो भाग जो हमें देखने को मिलता है भाग 4 जो है, तो भाग 4 में हमें डीपीएसपी के बारे में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा? तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि उच्चतम न्यायालय आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति को सलाह देंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट की जो सलाहकारी जो शक्ति हमें देखने को मिलती है, तो इसका जो प्रावधान है वो किस आर्टिकल में हमें देखने को मिलता है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो सलाहकारी जो शक्ति है वो हमें, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, इसका सही हो जाएगा। यानी कि आर्टिकल 143 जो है, तो आर्टिकल 143 में हमें सुप्रीम कोर्ट की सलाहकारी शक्ति हमें के संदर्भ में हमें देखने को मिलता है। आर्टिकल 143, तो आर्टिकल 143 जो है, तो इसमें हमें सुप्रीम कोर्ट की सलाहकारी शक्ति यानी कि राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं। हालांकि जो ये सलाह होती है यह बाध्यकारी नहीं होती, यानी राष्ट्रपति जो है इस सलाह को मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते, यानी कि बाध्यकारी नहीं होती है। और आर्टिकल जो 142 है, तो 142 में इस बात का उल्लेख किया गया है, यानी कि ऐसे आदेशों, ऐसे डिक्रियों के बारे में बात की गई है कि यदि सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में कि जो सुप्रीम कोर्ट में लंबित हो और सुप्रीम कोर्ट न्याय के लिए अगर ये समझे कि न्याय करना आवश्यक है, यानी पूर्ण न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट ऐसे आदेश और डिक्रियां जारी करते हैं, तो इसका जो उल्लेख हमें देखने को मिलता है वह है आर्टिकल 42 में इसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है। और आर्टिकल 44 में क्या है? तो आर्टिकल 144 जो है, तो आर्टिकल 144 में इस बात का उल्लेख किया गया कि भारत के राज्य क्षेत्र में जो सिविल एवं न्यायिक जो प्राधिकारी है यानी अथॉरिटीज है, वो सुप्रीम कोर्ट की सहायता में क्या करते हैं? कार्य करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय अथवा आदेश का पुनर्विलोकन कर सकता है, यानी कि रिव्यू कर सकता है। तो हमें किस आर्टिकल में यह प्रावधान देखने को मिलता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है हमारा ऑप्शन नंबर ख, इसका सही हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी क्या है? तो 137 हमें देखने को मिलता है। तो 137 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका के द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं तो उनका पुनर्विलोकन किया जा सकता है, यानी न्यायपालिका क्या कर सकती है? अपने ही निर्णयों का रिव्यू कर सकती है। इसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है।
तो ये है 137। 142 जो है, तो 142 के बारे में हमने अभी बात कर ली है, और 143 के बारे में हमने बात कर ली है कि ये सलाहकारी शक्ति है। बार बार हमें क्या करना है, रिवाइज करना है, तभी ये आर्टिकल याद रहेंगे, और जितनी बार हम रिवाइज करेंगे उतनी आसानी से हमें ये आर्टिकल याद रहेंगे। 142 में क्या है, तो अभी हमने बात की थी कि 142 जो है किस बारे में बात करता है, तो उन आदेशों या डिक्रियों के बारे में बात करता है जो कि न्यायालय पूर्ण न्याय के लिए ऐसे आदेशों या डिक्रियों को के संदर्भ में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालय पर बाध्यकारी है। तो किसमें हमें ये देखने को मिलता है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन दिए जाते हैं, जो निर्णय दिए जाते हैं, जो आदेश दिए जाते हैं, वो सभी न्यायालयों पर क्या होंगे, बाध्यकारी होंगे, यानी कि सभी न्यायालयों को इन निर्णयों को क्या करना पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। तो ये हमें किस अनुच्छेद में हमें यह प्रावधान देखने को मिलता है, तो इसका जो उल्लेख किया गया है या जो प्रावधान है वो हमें किस आर्टिकल में देखने को मिलता है, तो इसका जो उल्लेख हमें देखने को मिलता है किस आर्टिकल में है, तो इसका जो उल्लेख है वो है हमारा आर्टिकल 141। तो किस में देखने को मिलता है, 141 जो है, इस आर्टिकल में हमें यह प्रावधान देखने को मिलता है। अब आर्टिकल 131 की बात कर लेते हैं कि जो आर्टिकल 131 है, तो आर्टिकल 131 में किस बात का उल्लेख किया गया है, तो आर्टिकल 131 जो है इसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो न्यायपालिका है, तो न्यायपालिका की आरंभिक शक्ति के बारे में इसमें प्रावधान किया गया कि न्यायपालिका की जो आरंभिक शक्तियां हैं, न्यायपालिका के जो आरंभिक क्षेत्राधिकार है, उसके संदर्भ में हमें देखने को मिलता है। आरंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब क्या होता है कि ऐसे मामले, कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनकी शुरुआत केवल सुप्रीम कोर्ट में की जाती है, तो इनको क्या कहा जाता है, तो ये जो शक्ति होती है सुप्रीम कोर्ट की, केवल सुप्रीम कोर्ट में उस मामले की सुनवाई की जाएगी, उस मामले की शुरुआत की जाएगी, तो इस शक्ति को कहते हैं आरंभिक क्षेत्राधिकार। और आरंभिक क्षेत्राधिकार जो हमें देखने को मिलता है वो है आर्टिकल 31 में हमें ये प्रोविज़न देखने को मिलता है। आर्टिकल 151 में क्या है, तो आर्टिकल 151 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि भारत के जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जो संघीय यानी जो संघ सरकार है, संघ सरकार से संबंधित जो लेख होंगे, जो अकाउंट्स की जो जांच करती है, जो कैग है, कैग क्या करती है कि जो वित्तीय जो लेखों होते हैं उनकी जांच करती है, जो अकाउंट्स होते हैं सरकार के, जैसे चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, तो इनके अकाउंट्स की जाँच करती है। तो इन लेखाओं के संदर्भ में इस बात का प्रावधान किया गया है 151 में इस बात का उल्लेख किया गया, संघ सरकार के जो भी लेखा होंगे, जो अकाउंट्स होंगे, उनके संदर्भ में जो रिपोर्ट होगी वो राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, और राष्ट्रपति क्या करेंगे, प्रत्येक सदन के समक्ष इसको रखेंगे। और आर्टिकल 151 का जो क्लॉज 2 है, इसमें राज्यों के संदर्भ में ये बात की गई कि राज्यों के लेखों समय राज्यों के अकाउंट से संबंधित जो भी प्रतिवेदन होंगे वो राज्यपाल के समक्ष रखवाए जाएंगे, और राज्यपाल क्या करेंगे, विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष क्या करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। तो ये हमें जो प्रावधान देखने को मिलता है, तो ये प्रावधान हमें 151 के संदर्भ में 151 में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायिक सक्रियता से संबंधित है। न्यायिक सक्रियता, पहले तो हम ये समझेंगे कि न्यायिक सक्रियता क्या होता है। तो न्यायिक सक्रियता का मतलब होता है कि जो न्यायपालिका होती है, न्यायपालिका जो है, तो न्यायपालिका जो नागरिकों के जो अधिकारों के संदर्भ में या समाज में न्याय स्थापित करने के लिए, न्याय को बढ़ावा देने के लिए जब सक्रिय रूप से काम करती है, तो उसे न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। और ये हमें जैसे कि आर्टिकल 21 में भी देखने को मिलता है। और साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि जो न्यायपालिका है, अगर संविधान में अगर समाज में न्याय स्थापित करना है या नागरिकों के अधिकारों का हमें सुरक्षा करनी है, तो इसके संदर्भ में जो न्यायपालिका है वो चाहे वो संविधान में या कानून में लिखी गई बातों से परे भी क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, यानी कि सक्रिय रूप से
कार्य कर सकते हैं। तो ये जो उल्लेख हमें देखने को मिलता है ये हमें आर्टिकल 21 में देखने को मिलता है। तो इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं कि जो न्यायिक सक्रियता है से संबंधित है। वैसे आर्टिकल 142 भी देखने को मिलता है और ये भी आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 अगर न्यायिक सक्रियता के संदर्भ में क्वेश्चन आता है कि न्यायिक सक्रियता का जो प्रावधान है वो हमें या किससे संबंधित है, तो ये है हमारा आर्टिकल 21। जैसे कि PIL के संदर्भ में हम देख सकते हैं कि जो सक्रियता के संदर्भ में जब बात की जाती है, न्यायिक सक्रियता के संदर्भ में जब बात की जाती है तो PIL जैसे कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है इसके संदर्भ में देख सकते हैं कि किस प्रकार से PIL के माध्यम से जो न्यायपालिका है वो एक न्यायिक क्षेत्र में एक सक्रिय रूप से कार्य करती है। और PIL क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब होता है कि यदि कोई व्यक्ति जो पीड़ित व्यक्ति है यदि वह अपना जो पक्ष है सुप्रीम कोर्ट के समक्ष नहीं रख पाता है तो कोई अन्य व्यक्ति या जो थर्ड पार्टी है या जो अन्य जो व्यक्ति है, अन्य संस्थाएं क्या कर सकती है, उस व्यक्ति की तरफ से मामला दर्ज करवा सकती है। तो इसको हम क्या कहेंगे, और जो ये मामला दर्ज करवाया जाता है PIL के माध्यम से मामला दर्ज करवाया जाता है या अपने पक्ष रखा जाता है, तो ये हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन नंबर ये था 5 और ये क्वेश्चन नंबर 6 है। उच्चतम न्यायालय को हटाने के संबंध में संसद द्वारा पारित संकल्प की जिस समिति द्वारा जांच की जाती है उसमें शामिल होते हैं। यानी कि जब सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको हटाने के संदर्भ में जब सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको हटाने के संदर्भ में एक समिति बनाई जाती है जो जांच करती है कि जो आरोप लगाए गए हैं वो सही है या नहीं है। तो इस संदर्भ में 3 सदस्य समिति बनाई जाती है और इसमें कौन से सदस्य शामिल नहीं होते हैं या कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं, तो हमें ये देखना है कि कौन से सदस्य इसमें शामिल होते हैं। तो कौन शामिल होते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो इसका D हो जाएगा। यानी कि इसमें 3 सदस्य हमें देखने को मिलते हैं। न्यायाधीश होते हैं, एक तो CJI होते हैं भारत के, और या अन्य न्यायाधीश भी हो सकते हैं। एक हाई कोर्ट के इसमें न्यायाधीश होते हैं और एक विधिवेता, पारंगत विधिवेता। इसमें हमें 3 सदस्य हमें देखने को मिलते हैं। और इसमें उच्चतम न्यायालय के 2 न्यायाधीश, एक न्यायाधीश होंगे और एक न्यायाधीश हाई कोर्ट के होंगे। और यहाँ पे CJI होंगे, या CJI हो सकते हैं या अदर जज हो सकते हैं, यानी कि अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के। और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, कौन होते हैं, तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हमें चीफ जस्टिस हमें देखने को मिलते हैं। और इसी के साथ एक विधिवेता भी इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, निम्न में से कौन सा कथन न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में सही है। पहला ऑप्शन है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय से परामर्श करके सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन B ऑप्शन है, मुख्य न्यायाधीश जो है कि अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना आवश्यक है। और जो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होते हैं परामर्श करके ही राष्ट्रपति के पास सलाह भेज सकता है। और D ऑप्शन है वो है उपरोक्त सभी। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, इसमें इसका जो सही आंसर रहेगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर D, यानी सभी आंसर क्या हो जाएंगे या सभी ऑप्शन क्या हो जाएंगे हमारे सही हो जाएंगे। क्योंकि राष्ट्रपति जब न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायालय से परामर्श करते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे की जाती है, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, परामर्श लेते हैं। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त जब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, जब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती थी तब सर्वोच्च न्यायालय क्या करते हैं, उच्च न्यायालय से परामर्श करते हैं। जब मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त जब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है तो इस संदर्भ में राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना आवश्यक होता है। और जो ये परामर्श होता है तो ये परामर्श मुख्य न्यायाधीश से लिया जाता है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश जो ये परामर्श है इसमें 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से क्या करेंगे, इसे कॉलेजियम जो सिस्टम आपने सुना होगा, तो कॉलेजियम प्रणाली कहते हैं। और इस कॉलेजियम में कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें 5 सदस्य हमें देखने को मिलते हैं।
कॉलेजियम जो है, तो कॉलेजियम में हमें 5 सिस्टम देखने को मिलता है और यही कॉलेजियम जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। इसमें एक सीजीआई होता है और ये सीजीआई 4 जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं तो इनसे परामर्श लेते हैं, यानी इनसे सलाह लेते हैं और फिर ये सलाह जो है राष्ट्रपति को देते हैं। और फिर राष्ट्रपति यदि इनमें से 2 भी अगर क्या है इसके निर्णय के विरुद्ध है या वो मतलब सहमत नहीं है तो यह सलाह नहीं दी जा सकती है। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। इसमें 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश हमें देखने को मिलते हैं। तो यदि क्वेश्चन आता है कि कॉलेजियम में कितने सदस्य होते हैं सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में, तो इसमें 5 सदस्य होते हैं और 1 सदस्य जो है यानी कि जो सीजीआई है और 4 क्या होते हैं अन्य सीनियर मोस्ट जो जज होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। यानी कुल सदस्य 5 होते हैं और जो सलाह ये जो परामर्श देना होता है या लेना होता है राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना क्या है ये आवश्यक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो कौन सुमेलित नहीं है? भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। इसका उल्लेख हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो इसका उल्लेख आर्टिकल 124 के क्लॉज 1 में देखने को मिलता है। और जो ऑप्शन नंबर बी है न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो प्रावधान है वो हमें आर्टिकल 124 के क्लॉज 2 में देखने को मिलता है। और जो ऑप्शन नंबर सी है न्यायाधीशों की जो अहर्ता है यानी क्वालिफिकेशन है उसका जो प्रावधान है वो हमें आर्टिकल 124 के क्लॉज 3 में देखने को मिलता है। और जो ऑप्शन नंबर डी है न्यायाधीशों की शपथ का प्रावधान आर्टिकल 124 के क्लॉज 4 में की गई है। तो आप इसका सही आंसर दे सकते हो कि इसमें से कौन सा आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। तो इसका जो गलत आंसर हो जाएगा वो कौन सा रहेगा हमारा? तो इसका सही आंसर जो रहेगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 124 का जो 1 है उसमें तो इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो भारत के क्या होंगे, एक भारत का क्या होगा, एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है तो इनकी नियुक्ति के संदर्भ में क्या है आर्टिकल 124 के जो क्लॉज 2 है उसमें बात की गई। और क्वालिफिकेशन जो है यानी अहर्ता है आर्टिकल 124 के क्लॉज 3 में बात की गई है। लेकिन शपथ का जो प्रावधान है वो हमें क्लॉज 4 में नहीं बल्कि क्लॉज 6 में हमें देखने को मिलता है। तो ये भी आप नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि कई बार हमें जो टॉपिक होते हैं तो टॉपिक के हमें कोर सेक्शन से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आप इनको ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम ये देख लेते हैं यहाँ पे जो हटाने की जो प्रक्रिया है न्यायाधीशों के संबंध में सही है कौन सा कथन? अच्छा, नियुक्ति के संदर्भ में बात की गई है और ये हटाने के संबंध में बात की गई है। तो यहाँ पे आप एक जो पॉइंट है वो ध्यान में रख सकते हो कि कैसे न्यायाधीशों को हटाया जाता है। ये भी आप, क्योंकि जो हमारा जो ये टॉपिक है ये टॉपिक हमने डिटेल में कवर नहीं किया था इससे पहले की जो क्लासेस रही थी। तो इससे पहले की क्लासेस में हमें संसद तक हमारा जो टॉपिक था वो हमने कवर कर लिया था, और इससे आगे जैसे न्यायपालिका है तो इसके बारे में हमने डिटेल से चर्चा नहीं की है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो, क्योंकि जो हमारी ये क्लास है इसके माध्यम से हम जो टॉपिक है उनको MCQ के फॉर्म में हम यहाँ पे करवा रहे हैं, और साथ में जो भी MCQ जो भी हमें फैक्ट देखने को मिलेंगे उनको हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो इसमें क्या हटाने की जो प्रक्रिया, तो कैसे हटाया जाता है, तो हटाने की जो प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है, जो हटाया जाता है, तो पहले सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना है कि जो हटाने की जो प्रक्रिया है वह संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है, चाहे वह लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। तो किसी भी सदन में हमें देखने को मिल सकता है, लोकसभा हो या राज्यसभा, किसी भी सदन में हमें देखने को यह प्रक्रिया देखने को मिल सकती है। अगर लोकसभा में या प्रक्रिया की शुरुआत की जाती है, लोकसभा में इस प्रक्रिया की शुरुआत की जाती है, तो यहाँ पे 100 लोगों के द्वारा हस्ताक्षर किए जाना आवश्यक होता है। यदि राज्यसभा के संदर्भ में हम बात करते हैं तो राज्यसभा के संदर्भ में यह संख्या जो है यह 50 हो जाएगी, यानी कि 50 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षरित होना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद ये जो हस्ताक्षर होते हैं यह राज्यसभा में सभापति के पास
और लोकसभा में अध्यक्ष के पास हमें देखने को मिलते हैं, यानी उनके पास भेजे जाते हैं। और जो अध्यक्ष होते हैं यानी अध्यक्ष और सभापति जो होते हैं, तो उसके बाद उनके पास जाने के बाद ये प्रस्ताव पेश किया जाता है। और पेश करने के बाद यदि अध्यक्ष लोकसभा में अध्यक्ष और सभापति में रखा जाएगा, सभापति के द्वारा ये प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है, तो इसके बाद 3 सदस्य समिति बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? तो 3 सदस्य समिति बनाई जाती है, और जिसके बारे में हमने अभी डिटेल से चर्चा की थी कि कौन कौन सदस्य जो होते हैं उसमें शामिल होते हैं। जैसे कि हमने बताया था आपको अभी कि इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो शामिल होते हैं, या अदर जो हमें जज देखने को मिलते हैं वो हो सकते हैं, या हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश इसमें शामिल होते हैं। और इसी के साथ इसमें क्या होते हैं, पारंगत विधिवेता हमें सदस्य के रूप में देखने को मिलते हैं। और 3 सदस्य जो ये समिति है, अगर ये रिकमेंड करती है कि जो आरोप लगाए गए हैं वो सही है, तो ये क्या करती है, फिर अपनी रिपोर्ट को भेजती है सदन में। और सदन, दोनों सदनों में जो ये रिपोर्ट होती है, या दोनों सदनों में जो ये मूल प्रस्ताव सहित जो रिपोर्ट भेजी जाती है, तो उस प्रस्ताव को पास किया जाता है। और पास कैसे किया जाता है, तो सदन में उपस्थित मतदान करने वाले जो सदस्य होते हैं, तो प्रत्येक सदन में अलग अलग तरीके से इसको पास किया जाता है। और प्रत्येक सदन के जो उपस्थित और मतदान करने वाले जो सदस्य होते हैं, उनके 2/3 बहुमत से हमें ये देखने को मिलता है। 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास किया जाता है। और पास होने के बाद क्या होता है कि राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, और जब राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति फिर हटाने का आदेश देते हैं। तो जो ये प्रोसेस है, जो ये प्रक्रिया है, ये हटाने के संदर्भ में देखने को मिलती है। हालांकि जो इम्पीचमेंट जो शब्द आपने सुना होगा, यानी महाभियोग जो शब्द है, महाभियोग शब्द हमें संविधान में कहीं मतलब न्यायाधीश के संदर्भ में नहीं देखने को मिलता है, लेकिन इस प्रक्रिया को कहीं ना कहीं हम महाभियोग की श्रेणी में ही रखा जाता है। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। और अभी तक केवल एक बार ही यह हमें देखने को मिलता है, ई रामास्वामी जो न्यायाधीश थे उनके संदर्भ में ये प्रक्रिया देखने को मिलती है। तो इसके बारे में हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी इससे संबंधित हम क्वेश्चन लगाएंगे तो वहाँ पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और हमारा जो 7वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में सही है? कौन सा सही है? तो ये हमने अभी ये क्वेश्चन अटेंड कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो ये भी हमने अभी अटेंड कर लिया था कि इसमें शपथ का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 124 का क्या है, 4 में नहीं बल्कि 6 में हमें देखने को मिलता है। तो जितनी बार हम रिवाइज करेंगे चीज़ों को उतनी आसानी से हमें वो चीज़ें याद रहेगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर फोकस करें। जो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 9 है, निम्न में से किस आयु वर्ष तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद को धारण कर सकते हैं? तो ये आप सही आंसर बता सकते हो कि इसका क्या सही आंसर रहेगा। पहला ऑप्शन है 65 वर्ष तक, दूसरा ऑप्शन है 62 वर्ष तक, और सी है 60 वर्ष तक, और घ है हमारा यानी डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्या सही आंसर रहेगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, इसका सही हो जाएगा। 65 वर्ष तक हमें देखने को मिलता है कि 65 वर्ष तक ही पद पर बने रह सकते हैं, या 65 वर्ष तक पद को धारण कर सकते हो। 62 जो है, तो 62 हमें हाई कोर्ट के संदर्भ में देखने को मिलता है कि जो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वो 62 वर्ष तक अपना पद धारण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा है 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन के संबंध में सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा जो कथन है वो न्यायाधीशों के वेतन भत्तों से संबंधित नहीं है? पहला है, न्यायाधीशों को मिलने वाले जो वेतन भत्ते या जो अवकाश है आदि का जो उल्लेख है वो संविधान के आर्टिकल 125 के क्लॉज 2 में हमें देखने को मिलता है। दूसरा ऑप्शन है कि वित्तीय आपातकाल के दौरान इनके वेतन भत्तों में कोई कटौती नहीं की जा सकती है। और जिसका ऑप्शन नंबर सी है वो है इनके वेतन भत्ते जो है संसद द्वारा निर्धारित होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या सही आंसर हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा गया है, नहीं है पूछा गया है। क्योंकि कई बार हमें क्वेश्चन ये देखने को मिलता है एग्ज़ाम में भी कि कई बार सही है
पूछा जाता है और कई बार हमें सही नहीं पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, केयरफुली अटेंड करना है, केयरफुली देखना है कि क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया है, सही है पूछा गया है या सही नहीं है पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा, क्योंकि वित्तीय आपातकाल जो है जो हमें देखने को मिलता है आर्टिकल 360 में। तो वित्तीय आपातकाल के दौरान जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके जो वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। जबकि हमें ऑप्शन में क्या देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन में लिखा है कि कटौती नहीं की जा सकती है। तो ये क्या सरासर गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें कटौती की जाती है, उनके वेतन भत्तों में क्या की जाती है, तो आपातकाल के दौरान यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान उनके वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑप्शन नंबर 11वां है, निम्न में से सुमेलित है। ये 10 था, ये 11वां क्वेश्चन हमारा 11 क्वेश्चन है। निम्न में से सुमेलित है का है तदर्थ न्यायाधीश जो एडॉक जो जज होते हैं, एडॉक जो जज होते हैं उनकी जो नियुक्ति है या उनके संदर्भ में जो प्रावधान किया गया आर्टिकल 128 में किया गया है। ख में है यानी ऑप्शन नंबर बी है, सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश है उनके संदर्भ में बात की गई है। तो इसका यहाँ पे दे रखा है कि 127। और जो सी है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जो है 129 और सलाहकारी अधिकारिता 143। तो इसका क्या सही हो जाएगा, इसका क्या सही आंसर रहेगा, तो ये आप बता सकते हो कि इसका क्या सही आंसर रहने वाला है। आपको सुमेलित सही देखना है, सुमेलित है। तो इसका जो डी है यानी जो घ है वो सही हो जाएगा, जो कि हमने अभी इसके बारे में चर्चा की थी कि जो सलाहकारी जो अधिकारिता है यानी कि जो न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति को सलाह देते हैं या सलाह दे सकते हैं। तो इसका जो उल्लेख है आर्टिकल 143 में देखने को मिलता है। और आर्टिकल 129 जो है, तो आर्टिकल तदर्थ न्यायाधीशों के बारे में जो बात की गई है 127 में की गई है। और जो सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश है इनके बारे में 128 में बात की गई है। और जो कार्यकारी जो न्यायाधीश है तो इनके बारे में जो बात की गई है 126 में हमें देखने को मिलता है। तो जो ये जितने भी आर्टिकल है तो आप इनको क्या कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि ये महत्वपूर्ण आर्टिकल है और कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हो। और ये हमारा है 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला है आरंभिक अधिकारिता के मामले में, आरंभिक जो अधिकारिता के संदर्भ में जो मामले होते हैं उनकी शुरुआत जो है सर्वोच्च न्यायालय में ही हो सकती है। दूसरा है आरंभिक अधिकारिता के तहत अंतर्राज्य जल विवाद सम्मानित नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय सिविल तथा आपराधिक जो इस तरीके के जो मामले होते हैं अपील का अंतिम न्यायालय है। उपरोक्त में से सभी, तो इसका क्या सही हो जाएगा, क्या सही हो जाएगा इसका आंसर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर है उपरोक्त सभी है, क्योंकि आरंभिक अधिकारिता के संदर्भ में हमने अभी बात की थी कि जो आरंभिक अधिकारिता है उसके संदर्भ में सबसे पहले जो ये मामले होते हैं, तो ये जो अधिकारिता का जो शक्ति हमें देखने को मिलती है सुप्रीम कोर्ट के पास, तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि जो कुछ मामले ऐसे होते हैं जैसे कि जो संघ और राज्यों के मध्य जो विवाद हमें देखने को मिलते हैं, या संघ या एक राज्य हो सकते हैं या एक से अधिक राज्य हो सकते हैं, या राज्य राज्यों के मध्य जो विवाद हमें देखने को मिलता है, तो ये किस क्षेत्र में आते हैं, ये न्यायपालिका के जो आरंभिक क्षेत्र अधिकार में हमें देखने को मिलते हैं। और इसी के साथ जो अंतर्राज्य जो जल विवाद है ये इसकी अधिकारिता क्षेत्र में हमें नहीं देखने को मिलता है। ये क्या है, अपवाद हमें देखने को मिलता है। तो कौन कौन से मामले ऐसे हैं जो कि इसमें हमें देखने को नहीं, जैसे वित्त आयोग के संदर्भ में केंद्र व राज्यों के मध्य कोई विवाद है तो ये नहीं आते हैं इसमें। और इसी के साथ जो केंद्र व राज्यों के मध्य कोई खर्चों या पेंशन के संदर्भ में कोई समझौता है, या फिर केंद्र और राज्य जो है तो केंद्र राज्यों के मध्य वाणिज्यिक प्रकृति के जो विवाद होते हैं वो भी इसमें शामिल नहीं है। और इसी के साथ यानी कि जो केंद्र के खिलाफ कोई मतलब नुकसान की भरपाई के संदर्भ में राज्य मांग कर रहे हैं, तो इसके संदर्भ में भी सुप्रीम कोर्ट इसकी मतलब सुनवाई नहीं कर सकते हैं, या सुप्रीम कोर्ट की
प्रारंभिक अधिकारिता का जो क्षेत्र है उसमें हमें ये देखने को नहीं मिलता है, और कोई संवैधानिक संधि समझौते से संबंधित कोई मामला है तो इसको भी सुप्रीम कोर्ट नहीं देखता है। तो ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि कई बार हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि जब जहाँ पे केंद्र और राज्यों की बात आएगी तो केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद के संदर्भ में ये जो चीज़ें हैं जो हमने अभी बात की थी आपसे, जो अभी बताया था आपको, तो ये क्या अपवाद स्वरूप या कह सकते हैं कि वो उसकी सम्मानित नहीं है। जो अधिकारिता है, आरंभिक जो अधिकारिता है उसमें ये सम्मानित नहीं है, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। और सर्वोच्च न्यायालय सिविल तथा आपराधिक सभी तरह के मामलों में अपील का अंतिम न्यायालय होता है, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता को वर्गीकृत किया जाता है कितने भागों में? तो पहला ऑप्शन है 4 है, दूसरा ऑप्शन है जो बी है 3 है, और जो सी ऑप्शन है 5 है या 6 है। तो कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है? जो अपीलीय अधिकारिता हमें देखने को मिलती है, तो अपीलीय अधिकारिता जो है कितने भागों में वर्गीकृत की जाती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही हो जाएगा। और कौन कौन सी हमें देखने को मिलती है? तो एक है, पहला हमें देखने को मिलता है कि जो भी संवैधानिक विवादों से जुड़ी जो कोई मामले होते हैं उनके संदर्भ में अपील की जा सकती है। संवैधानिक मामलों के संदर्भ में, संवैधानिक मामलों के संदर्भ में यानी कि ऐसे मामले जिनमें हमें संवैधानिक